नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज एक और बहुत बढ़िया क्लास अपन पढ़ने जा रहे हैं जो आपके वन्यजीव अभयारण्य से रिलेटेड ही है। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, हमारे एडिटर महोदय बहुत अच्छी मेहनत भी करते हैं, कर भी रहे हैं, तो आप तारीफ उनकी भी कर सकते हो, है ना। थंबनेल देखोगे तो आप बढ़िया देखो कितना शानदार तरीके से इन्होंने एडिट किया है। भाई वन्य जीव अभयारण्य तो बाघ भी निकल के आ रहा है, सब कुछ बताया है। और आज की क्लास में भी आप लोगों को बड़ा आनंद आने वाला है। क्यों? क्योंकि स्लाइड्स में बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। देखो मैं एक झलक बताता हूँ पहले, फिर अपन को पढ़नी तो है ही। ये स्लाइड्स में जो मेहनत की गई है इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को अभी पढ़ा दूंगा पूरी तरीके से, है ना। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जो विद्यार्थी राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में कह रहे थे कि सर करंट अफेयर्स कहां से कहां तक पढ़ना है, कितना आएगा एग्जाम के अंदर, आप कब पढ़ाओगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज कब आएगी, बुक कब आएगी, बहुत सारी चीजें जो है विद्यार्थियों ने इस दरमियान जो है 2-4 महीने में बहुत ज्यादा पूछी है। तो देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे ही अपनी राजस्थान ज्योग्राफी पूरी हो जाती है, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी पूरी हो जाती है, उसके बाद में अपन राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। रही बात की कहां से कहां तक का पढ़ना है, तो देखो वैसे तो इसकी कोई सीमा नहीं होती करंट अफेयर्स की, ठीक है। पूछ तो सकते हैं, ऐसे तो 4 साल पहले का भी पूछ लेते करंट अफेयर्स के नाम पे, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। ज्यादातर जो है उस साल के, यानी कि आप जब एग्जाम होने वाला है उससे 8-10 महीने पहले तक का आप लेकर चलें। जैसे कि आपके पशु परिचर का मान लो एग्जाम है, ठीक है, दिसंबर में है, तो आपको 2024 वाला पूरा पढ़ना है। और एहतियात के तौर पे अपन को उससे 2-3 महीने पहले का, यानी कि आप मान के चलो कि 2023 का भी जो है 2-3 महीने का, अंतिम के 2-3 महीने हैं उनका पढ़ लेना है, ताकि सिक्योर रहते हैं। एक आध प्रश्न कोई बहुत पुराना पूछ ले तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां से ज्यादा पूछे जाते हैं, रेंज ये रहती है। और यही रेंज जो है मैं आप लोगों को करवाऊंगा अभी। अब जो विद्यार्थी कह रहे थे अभ्यास सीरीज का, तो आप लोगों को बता दूं, आज तो आप लोगों को ये ऐप पर नहीं दिखेगी, लेकिन कल से 5 दिन का ऑफर दिया जा रहा है इस टेस्ट सीरीज पे। करंट अफेयर्स की, राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज अपन लॉन्च कर रहे हैं। अब इसमें टेस्ट कहां से कहां तक जुड़े और कैसे जुड़ेंगे, देखो वैसे इसके एक्चुअल प्राइस जो है वो 51 रुपए है, लेकिन इन 5 दिन में जो ज्वाइन करेंगे उनको 45 रुपए में ये पड़ेगी। नाम मात्र का शुल्क है। हाँ, जीएसटी सब में जुड़ता है। 45 में 18% जैसे सरकार लेती है जीएसटी, हमसे लेती है और हमें स्टूडेंट से लेना पड़ता है, ये एक प्रक्रिया है। तो जीएसटी जुड़ के 52-53 रुपए में आप लोगों को पड़ती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है विशेषता, प्रत्येक माह के माहवार टेस्ट है, यानी कि ये बहुत कम जगह मिलती है कि मंथ वाइज मिले, टॉपिक वाइज के नाम पे भी मंथ वाइज मिलती है ना, तब बढ़िया तैयारी होती है। प्रत्येक माह के हर टेस्ट के अंदर 50 प्रश्न आप लोगों को इसमें मिलेंगे, ठीक है। 50 प्रश्न के साथ में इन सभी की शानदार व्याख्या भी मिलेगी, ठीक है। हर प्रश्न की शानदार व्याख्या, यानी कि एक मंथ की आप जब प्रैक्टिस सेट उठाते हो, एक मंथ के ऊपर आप प्रैक्टिस करते हो और फिर व्यू सॉल्यूशन में जाते हो, तब उसके सारी व्याख्या समेत जो चीज मिलती है, तो एक मंथ के कम से भी कम आपके 200-250 फैक्ट कवर हो जाते हैं इस टेस्ट सीरीज मात्र से, ठीक है। और शुल्क क्या है, मात्र 45 रुपीज शुल्क है इसका, ठीक। अब जैसे इसके अंदर कहां से कहां तक टेस्ट जुड़े, इसके अंदर हमने जोड़े हैं अक्टूबर 2023 से लगाकर और अप्रैल 2024 तक के जुड़ चुके हैं। अब जैसे मई का, तो जैसे ही महीना पूरा होगा, मई देखो 31 मई गई, महीना पूरा होगा, उसके बाद में जो है टेस्ट बनाया जाता है, फिर टाइप होता है, तो लगभग महीना पूरा होने के 10-15 दिन के अंदर अगला टेस्ट जुड़ जाएगा। यानी कि मई का जो है 15 जून तक मई वाला भी जुड़ जाएगा। इस तरीके से हर महीने का दिसंबर 2024 तक के टेस्ट इसके अंदर जुड़ेंगे। ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के अक्टूबर 2023 से लगा के दिसंबर 2024 तक के मंथ वाइज जो टेस्ट है वो मिलेंगे, इसमें माहवार टेस्ट मिलेंगे। और साथ ही साथ अपन इसमें 4-5 मेगा टेस्ट देंगे आप लोगों को। इनके अलावा 4-5 मेगा टेस्ट जोड़ेंगे लास्ट में, दिसंबर 2024 पूरा हो जाने के बाद, जिसके अंदर क्या होगा, जो विविध प्रश्न होंगे वो आ जाएंगे मान लो, या पुरस्कार या ऐसे कोई प्रश्न है वो आ जाएंगे। ऐसे करके 4-5 मेगा टेस्ट भी जोड़े जाएंगे, जो आप लोगों के लिए शुद्ध रूप से बोनस है एक तरीके से। आगे बात समझ, तो ये 5 दिन के अंदर आप लोगों को ज्वाइन करके अपने आप को सिक्योर कर लेना है। फिर बाद में जो है 51 रुपए लगेंगे, वो भी कुछ दिन तक। उसके बाद में आप लोगों को पता है एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, उसके बाद में हो जाती है सोल्ड आउट। तो ये सूचना जो आप करंट अफेयर्स की बहुत सारे स्टूडेंट जो कह रहे थे ना, वो आपकी शंका का कर दिया है समाधान। तो अब प्रश्न नहीं पूछना है, कल से ये ऐप में आपको दिखने लग जाएगी और उसके बाद में आप इसका हिस्सा बन जाना, ठीक है। अब चलते हैं अपन अपनी क्लास की तरफ। हालांकि ये क्लास जो है मैं कम से भी कम 20-25 मिनट की रिकॉर्ड कर चुका था,
और लाइट चली गई। अब ऐसा है कि लाइट गई, इन्वर्टर तो लगा रखा है बड़ा 2 kVA का, ठीक है, लेकिन लाइट भी आजकल क्या है, डिम होकर जाती है, पहले डिम होती है फिर जाती है। तो फिर भाई इस सिस्टम को समझ में नहीं आता कंप्यूटर को कि करना क्या है, इन्वर्टर पे लेना है कि वो तो एक बार जो है बीच में बंद हो जाता, बंद होती वीडियो करप्ट होने के बाद में वो किसी काम का नहीं। फिर ये सिस्टम हमसे कहता है भैया वापस क्लास ले। अब लाइट गई, अब लेनी भी जरूरी क्योंकि क्लास का टाइम भी होने वाला है, ठीक है। चलो आशा करना कि बीच में जो है लाइट आ जाए तो थोड़ा मजो आए। देखो जे थंबनेल में मजो है, जो क्लास में मजो है, जो थोड़ा माने भी आ जाए पढ़ाती टाइम, ठीक है। नहीं तो आस में ऐसी देखना पड़ेगा यार कद चालू हुई हो, ने कई बार सिस्टम हीट मारने लग जाए ऐसी चालू नहीं हुए तो दिमाग रही तो बात छोड़ो थे, ठीक है। सब तैयार करा, क्लास शुरू, लेके हरि को नाम, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको आज की क्लास में समझाऊंगा कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं उनमें अंतर क्या होता है, ठीक है। 1 मिनट, पहले कोई मैसेज आ रहे हैं अर्जेंट, 1 मिनट का समय आप दीजिए। देखो अब ये चीजें जो है ना हर जगह नहीं बताई जाती, हर जगह इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगे कोर्स होते हैं, उनमें ही बताई जा सकती है, जैसे अपना है, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखो हवा, पानी, प्रकाश वगैरह इनकी जो कीमत है वो अपनी क्लासेस की कीमत है, तो इसलिए यहाँ पे बताई जा सकती है। बाकी आप 2-3 हजार 5 हजार के कोर्स लोगे उनमें ये चीजें नहीं बताई जाएगी। क्यों? क्योंकि सस्ते कोर्स की ये खासियत रही नहीं कभी भी, है ना। इसके लिए तो आप लोगों को इस तरीके के कोर्स जैसे कि अपने जीजीडी के चल रहे वैसे वहीं पे बताई जाएगी। तो अब देखो इन चीजों को क्लियर कर दो कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि ऐसी क्लासें फिर बार बार नहीं आती है। अब देखो क्या समझना है आप लोगों को, ध्यान ये चीज रखनी है कि राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या होता है। तो देखो सरकार का होता है पूरा नियंत्रण, सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है। राष्ट्रीय उद्यान अपने राजस्थान में कितने हैं? 3, जो कल आपको बता दिए, ठीक है। रखे मुंह सबको 80, 81, 12 बताया है। किसी विशिष्ट पशु जैसे कि बाघ, दरियाई घोड़ा, हाथी, गैंडा आदि के लिए ये निर्मित होते हैं। ये चीज मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी, आप लोगों की दुआओं ने असर किया है, लाइट आ गई है, चलो बढ़िया है। ये यानी कि देखो अपने यहां से जुड़े हुए स्टूडेंट भी सच्चे दिल से दुआएं मांगते हैं, यानी कहीं ना कहीं दुआएं कबूल तो होती है। अब मैं थोड़े से इसको सेट कर दूं भाई, ताकि मेरा दिमाग भी सही सेट तरीके से चले, है ना। और एक और दुआ करना कि बीच में लाइट नहीं जाए, लाइटों से क्या है बहुत परेशान हो जाते, फिर बढ़िया तरीके से आप लोगों को ये क्लास याद ही करा दूंगा आपको, चिंता ही मत करो। आहा क्या सुकून मिला है, हवा आई पसीने में। देखो ये क्या है, किसी न किसी स्पेशल जंतु, स्पेशल प्राणी के लिए, स्पेशल वन्य जीव के लिए ये बनाए जाते हैं, ठीक है। सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक होती है। मानवीय गतिविधियों से मतलब है लकड़ी काटने चला गया कोई है, मानवीय गतिविधियां, ये फालतू डोलने चला गया, तो ये वाली गतिविधियों पे सभी जो होती है यहाँ पे रोक रहती है। इसकी सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है कि में नहीं करी जाए कि बाढ़ बंदी कर दो, वो कर दो, यहाँ नहीं हुए, मतलब स्पेशल जो है इसका एक प्रावधान होता है, उसके तहत इसकी सीमाएं निर्धारित होती है। इसमें पर्यटन की अनुमति होती है, ये चीज ध्यान रखना, पर्यटन की अनुमति होती है। अब जैसे रणथंभौर, तो रणथंभौर में पर्यटन की अनुमति तो है ना, सफारियां चलती है, पर्यटन की अनुमति होती है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि सरकार के नियंत्रण में होती है, इनकी निगरानी के अंदर ही पर्यटन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होती है, इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है, ठीक है। अब देखो वन्यजीव अभयारण्य, मेन तो इन दोनों के अंदर ही डिफरेंस जानना है आप लोगों को, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। देखो वन्यजीव अभयारण्य क्या, इसमें निजी कार्य की अनुमति होती है। अब ये जो है ज्यादा मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य इसके बनिस्पत कम रेस्ट्रिक्टेड होगा, सीधी सी बात तो ये है। और एक बात और ये है कि ये वाली इमेज में आप लोगों को, वैसे ये जीजीडी फैक्ट नहीं, यहाँ फैक्ट नंबर नहीं लिखा हुआ है, फैक्ट तो जीजीडी फैक्ट नंबर के अनुसार तो डलता ही है टेलीग्राम पे रोज, लेकिन ये वाली इमेज भी मैं आज आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा ताकि और अच्छी तरीके से आप सहेज के रख लेना और अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। टेलीग्राम गौरव ज्ञान धारा, नाम स्पेलिंग सही लगा के, 2,30,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ये इसकी पहचान है, ठीक है। वही ऑफिशियल है, उसके अलावा सारे फर्जी है। 2,30,000 विद्यार्थी, 230 के
जुड़े हुए हैं, वही ऑफिशियल अपना गौरव ज्ञान धारा का टेलीग्राम है। ठीक है, इसमें निजी कार्य की अनुमति, जीवों की प्रजाति आधारित विविधता का संरक्षण किया जाता है, वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति होती है, वाणिज्य से रिलेटेड जो गतिविधियां होती है उसकी अनुमति होती है, इनकी सीमाओं का निर्धारण स्पष्ट नहीं होता। अब वैसे तो अपन देखते क्षेत्रफल इसका आता है, लेकिन इसका जितना स्पष्ट होता है ना उतना इसका स्पष्ट नहीं होता इसके मुकाबले में। ठीक है, यहां भी पर्यटन की अनुमति होती है। इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। कुल मिला के इन दोनों में मेन अंतर क्या है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में, कि यहां पे रोक टोक ज्यादा है, यहां पे जो है आप लोगों के ज्यादा मतलब ध्यान रखा जाता है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया ज्यादा है, यहां पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया कम है, लेकिन फिर भी होता है। बाकी ऐसी फालतू कोई जमीन है ऐसी जहां पे बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं, उसके मुकाबले ये वन्यजीव अभयारण्य होते हैं तो वो थोड़ा सा सिक्योर होता है वन्य जीवों के लिए। अब ये थोड़ा सा और अलग आ गया। अब यहाँ पे देखो सरकारी नियंत्रण होता है परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति होती है। सरकारी नियंत्रण होता है लेकिन ये क्या है, इनका एरिया ज्यादा होता है तो इसलिए बाहरी जो क्षेत्र होते हैं वहां पे अनुमति दी जाती है निजी कार्यों की। ठीक है, अब देखो संपूर्ण स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाता है। अब ये पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसके पूरा का संरक्षण के लिए ये जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं। बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति होती है परंतु कोर क्षेत्र में नहीं। बफर जोन क्या होता है, मान लो ये है आप लोगों के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। बफर जोन होता है इसके कोई भी आगे जो है थोड़ा एरिया मतलब उसका ऐसे रखा जाता है जो जहां पे पहले कोई भी इफेक्ट यहां पड़ने से पहले यहां इफेक्ट पड़े वो बफर जोन होता है। ये क्षेत्र जो हो जाएगा वो बफर जोन। तो ये कोर क्षेत्र जो है इसमें तो कोई अनुमति नहीं होती, लेकिन ये जो बफर जोन है ना इसके अंदर अनुमति इसमें होती है। ये चीज ध्यान रखनी है। इसकी सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक और विधिक प्रक्रिया द्वारा, और यहां पर्यटन पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है, रेस्ट्रिक्टेड पर्यटन के लिए ये नहीं होते क्योंकि ये पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए होते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। और विशेष बात क्या है कि राजस्थान में जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र नहीं है। राजस्थान में जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र नहीं है। ये ज्यादातर जैसे अमेजन वर्षा वन वगैरह वहां पे आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलते हैं। अपने यहाँ पे हिमालय क्षेत्र है और पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है वहां पे देखने को मिलेंगे भारत के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये तो हो गया अंतर कि हाँ अब अपन बढ़ेंगे कहां, अभयारण्यों की तरफ पढ़ने। उससे पहले ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। आओ भाई अंतर जान लियो। अब पढ़ा मैन अभयारण्य। देखो सब पहला पढ़ा अपन राष्ट्रीय मरुद्यान। इसके सिर्फ नाम में राष्ट्रीय है, इसके सिर्फ नाम में राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय उद्यान से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका नाम राष्ट्रीय है। अब हुआ क्या, हमारे जहां पहले रहते थे वहां कॉलोनी में एक किसी के कोई टाबर हुआ, बच्चा हुआ, तो उस समय क्या है धोनी बड़ा फॉर्म में था, महेंद्र सिंह धोनी, द मैन द मिथ द माही जिसको कहा जाता है। ठीक है, वो बड़ा फॉर्म में था उस समय, 10-10 छक्के मारे और बाल लंबे और ऐसे। तो उनके बच्चा हुआ तो वो भी क्रिकेट के फैन, उसके फादर साहब, उन्होंने उस बच्चे का नाम ही धोनी रख दिया। क्या रखा, अब वैसे देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी का तो सरनेम धोनी था, लेकिन इन्होंने रख दिया नाम ही धोनी, तो इसका नाम राष्ट्रीय मरुद्यान है। राष्ट्रीय मरुद्यान से कोई लेना देना नहीं। उस बच्चे का नाम धोनी रखा था, धोनी से कोई लेना देना नहीं। धोनी कोई काका पापा में नहीं लाके रिश्तेदार, ठीक है, न कोई गोत्र उत्तर के कौन, लेकिन नाम रख दियो धोनी। ठीक है, घर में क्या नाम रख दियो धोनी। अब ये चीज होती है, ऐसे का ऐसे राष्ट्रीय मरु उद्यान का ध्यान रखना है। नाम इसका रख दिया भैया राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान कौन से आएंगे अपने, रखे मुंह सबको 80 81 12। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां है। अब जैसे मरु शब्द आया तो सीधा आप लोगों को ध्यान रखना है कि मरु शब्द आया तो मरु स्थल तो होगा ही होगा। तो मरु स्थल कहां है, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। आप लोगों की जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं कि जितने वन्यजीव अभयारण्य है राजस्थान में, उसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है ये। बोलो बताओ क्यों। कारण यह है कि जैसलमेर जिला भी तो बड़ा है। पश्चिमी राजस्थान में यदि क्षेत्र देखोगे बड़े बड़े हैं तो भाई ज्यादा संरक्षित करना पड़ता है क्षेत्र, तो इसीलिए ये सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अभयारण्य है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना। देखो 1980 81 दोनों ध्यान रखना, 80 ध्यान रखना। 1980 में स्थापना हुई, क्षेत्रफल इसका 3162।
कैसे याद रखोगे? 30 का दुगुना कितना होता है मुझे बताओ? 30 का दुगुना कितना हो गया? 31 का दुगुना कितना होगा? 62। अरे यार ये तो कभी दिमाग इस तरफ तो स्टूडेंट ने लगाया ही नहीं कि हाँ ऐसे भी तो हो सकता है। तो यही तो चीज है भैया, यहाँ पे यही तो याद रखना है। 31 62 3162 वर्ग किलोमीटर क्या है? 3162 वर्ग किलोमीटर। 32 दूनी 64 है, ठीक है, 31 दूनी 62 है। तो यहाँ ध्यान रखना है आपने। ओ वो याद रखने रो काम है ही कौन? अब देखो जैसलमेर क्योंकि बड़ा है जिला, तो जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर, बस। ठीक है, कई जना कह गुरुजी पीडीएफ दो, पीडीएफ दो। खाली पीडीएफ ने के मदल यार जो लटका है फिर थे गले कुल मिलाना याद करनी जरूरी है। चीजा अट पड़ी याद है कि हाँ 31 62 याद रखी जाए, ठीक है। पीडीएफ थे मतलब वो ताबीज कर तो घूमो कौन पीडीएफ रही, और वो पीडीएफ डायरेक्ट याद करावे कौन? ये तो घड़ी पड़ी इंटरनेट में है, एक सर्च करो 10 मिली। इसलिए पढ़ने पर फोकस करो। अच्छे बच्चे जो है वो जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे जो है सिर्फ पढ़ने पे फोकस करते हैं और समझते हैं कि क्या समझाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य 18 करोड़ वर्ष गलटा कौन कर यार है 18 करोड़ वर्ष प्राचीन काष्ठ जीवाश्म जिसे वुड फॉसिल्स कहा जाता है। तो वुड फॉसिल पार्क भी है, काष्ठ जीवाश्म पार्क जिसे कहा जाता है आकल गांव के अंदर है। स्पेशली कहां है? आकल गांव। अब देखो करोड़ों वर्ष पहले यहाँ समुद्र लहराता था, 33 सागर के अवशेष थे वगैरह, तो कहाँ गया सागर भाई? प्रलय हुआ, कुछ ना कुछ घटनाएं हुई तो यहाँ की चीजें जमीन में दब गई, तो इसलिए वहां जो है वुड फॉसिल्स मिले हैं, पानी में तैरते हुए पत्थर, लकड़ी और काष्ठ जीवाश्म मिले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आकल वुड फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 18 करोड़ वर्ष, ये देखो ये है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये है वुड फॉसिल्स। वुड फॉसिल्स आगे बात समझ। इनके अलावा देखो अटके मिले, राष्ट्रीय मरु उद्यान एकमात्र अभ्यारण्य है जिम राजस्थान मतलब राज्य प्रतीक जितना है नहीं वह सारा ही सारा अट मिले। राज्य प्रतीक रो के मतलब है कि राज्य वृक्ष मिले, राज्य पुष्प मिले, राज्य पशु मिले और राज्य पक्षी मिले, ठीक है। ये एकमात्र अभ्यारण्य है जिसके अंदर ये सारे के सारे यहाँ पे मिलते। खेजड़ी भी मिलेगी, रोहिड़ा मिलेगा, ठीक है, और क्या मिलेगा? चिंकारा मिलेगा, ऊंट मिलेगा और गोडावन भी मिलेगा। ये सारे के सारे, वैसे सेवन घास लाठी सीरीज वो भी यहाँ पे है, यहाँ है कि नहीं है? लाठी सीरीज पूरी पढ़ा रखी है, इसलिए मैंने लाठी सीरीज का कोई भी इसके अंदर जोड़ा नहीं है। वैसे तो लाठी सीरीज जोड़ देता तो और जो है क्लास लंबी हो जाती, लेकिन लाठी सीरीज मैंने पूरी पढ़ाई रखी, सेवन घास गोडावन वगैरह ये सब पढ़ा रखे हैं, इसलिए मैंने उन चीजों को डिटेल में यहाँ पे नहीं जोड़ा, क्योंकि वही चीजें अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। नहीं पढ़ी होती तो बात अलग था। तो यहां ध्यान रखना है, एक तो पीवड़ा सांप ध्यान रखो, ये पीवड़ा सांप है, ठीक है। पीवड़ा सांप की खासियत होती है एक तो इसका कलर है ना रेगिस्तान की मिट्टी जैसा होता है, तो दिखता नहीं, देखो बिल्कुल ऐसा लगता है कोई किसी को पता ही नहीं चलता। दूसरा जो है ये एक तो है ना हल्का होता है सांप, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये होता है निशाचर, रात्रि में ज्यादा निकलता है और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है इंसान की सांस से सांस मिलाकर जहर सांस के जरिए छोड़ता है, और जब जहर पूरा असर कर लेता है तो जब जाते समय जो है पूंछ से उस व्यक्ति को उठा कर भी जाता है और फिर वो व्यक्ति जो है दम तोड़ देता है। एक चीज तो ये पढ़ने में आती है। दूसरी चीज जो पीवड़ा सांप के बारे में पढ़ने में आती है वो ये है कि रेगिस्तान की रातें जो है बहुत सर्द होती है, और बहुत सर्द होती है तो ये जो है मानव की गर्मी जो ह्यूमन हीट होती है उसको देख के आकर्षित होता है, तो जहां इंसान सो रहे होते हैं उनके पास में जाकर सो जाता है। उसके बाद में जैसे इंसान करवट बदलते हैं तब इसके जो दांत है, ये मुझे किसने बताई थी ये बात? ये स्नैक कैचर है हमारे यहाँ के बहुत बड़े, डिस्कवरी में भी उन्होंने काम कर रखा है। कभी मौका मिला तो उनका मैं इंटरव्यू सेशन रखूंगा एक, जो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या होता है कि ह्यूमन हीट से आकर्षित होता है ये, उसके बाद में जैसे इंसान करवट बदलता है तब ये अपने बचाव के कारण जो है काटता है, और काटता है इसके दांत जो है बहुत महीन होते हैं, इतने महीन होते हैं कि ऐसे लगता है जैसे मच्छर ने काटा, इतना सा महसूस होता है। लेकिन इसका जहर जो है बहुत विषैला होता है, बहुत मतलब खतरनाक विषैला होता है, और कुछ ही क्षणों में वो जहर असर करके और आदमी दम तोड़ देता है। तो ये जो बात बताई ये स्नैक कैचर ने बताई है। तो दूसरी जो बात है
वो चली आ रही है काफी समय से। ठीक है, तो दोनों चीजें अपने ध्यान रखने हैं। कुल मिला के इसका नाम जो है पीवना सांप और ये मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक, आगे बात समझ, मजा आयोग नहीं आयो? ठीक है, चलो, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, जीरोफाइट्स। ठीक है, जीरोफाइट्स, और ये सारे प्रतीक चिन्ह जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और सेवण घास, गोडावन वगैरह ये सब चीजें ध्यान में रख लेनी है। कुल मिला के 3162 ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है, और अकलवुड फॉसिल्स पार्क, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ो। हाँ, एक और दमदार, शानदार, धुआंधार अभयारण्य रणथंभौर अभयारण्य। अब रणथंभौर ऐसे पर्यटन स्थल रहा है, पर्यटकों का विशेष आकर्षण रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाघ ज्यादा है, टाइगर। ठीक है, राष्ट्रीय पशु। अब देखो रणथंभौर अभयारण्य, सबसे पहले पूछे जाने वाला प्रश्न कि कहाँ है, तो सवाई माधोपुर। दूसरा ध्यान रखना, भारतीय बाघों का घर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? भारतीय बाघों का घर कहलाता है। तीसरी बात ध्यान रखो, अभयारण्य का दर्जा इसे 1955 में मिला और टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973। अभयारण्य का दर्जा 1955। अच्छा, एक जो अपन पढ़ते हैं ना कि ये सबसे छोटा राष्ट्रीय मरुद्यान है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरुद्यान है, ये छोटी बाघ परियोजना है, ये बड़ी बाघ। तो बाघ परियोजना का क्षेत्रफल अलग से काउंट होता है और राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल अलग से काउंट होता है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, ये चीजें कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, क्योंकि ये चीजें अलग से काउंट होती है। कई बार विद्यार्थी ये भूल करते हैं कि राष्ट्रीय मरुद्यान छोटा कहीं बता दिया तो उसी को अभयारण्य भी छोटा मान लेते हैं, उसी को बाघ परियोजना भी छोटे मान लेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये चीजें कब सीखोगे आप? जब आप समय बिताओगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में। अब कई जने तो आते ही विद्वान बनना चाहते हैं, आते ही मतलब पढ़ा है, अभी तो एक टॉपिक ढंग से पढ़ा नहीं होगा, उसके बाद में विद्वता के चक्कर में पढ़ते हैं। कोई मतलब नहीं है। समय बिताओ, साल भर बिताओगे ना प्रतियोगी परीक्षाओं में, तब पता चलेगा कि हाँ हम कहाँ हैं और हकीकत कहाँ है। ये चीजें हमने भी समय दिया है भाई। हमें कोई ऐसे ही उठते ही नॉलेज हुआ नहीं कि माँ के पेट से जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके कराना सीख के आए नहीं, लेकिन अनुभव जो है वो समय देने से बढ़ेगा। ठीक है, चलो, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 80 में, 80, 81, 12 बताया था ना। टाइगर मैन, कैलाश सांखला, ये जो आप फोटो देख पा रहे हो यही है आप लोगों के टाइगर मैन। ठीक है, भारत में बाघ परियोजनाओं को लागू करने का श्रेय इन्हें जाता है, इन्हें टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, 1992 के अंदर इन्हें पद्मश्री भी दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो फोटो भी देख के पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में टाइगर मैन तो यही है, कैलाश सांखला के प्रयासों से। और ये भी ध्यान रखना, यदि ये पूछ ले कि ये कौन से जिले के मूल निवासी थे, तो ये जोधपुर के। ठीक है, टाइगर मैन ये कहां के थे? जोधपुर के थे। कैलाश सांखला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इस अभयारण्य में क्या क्या है? इस अभयारण्य में देखो जोगी महल है, जोरापोरा महल है, ठीक है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। जब ब्याह है तो सब पहली पत्रिका त्रिनेत्र गणेश मंदिर जावे। ठीक है, इनके अलावा रणथंभौर दुर्ग है, 32 खंभों की छतरी है जिसे क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा पद्म तालाब, मलिक तालाब, राजबाग तालाब वगैरह बहुत सारे 3-4 तालाब भी इसके अंदर बने हुए हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। अच्छा, अब आते हैं अपन एक खतरनाक बाघिन जिसका नाम था मछली। उसके चेहरे पर आंखों के पास में मछली की जैसी आकृति थी, इसलिए उसका नाम था मछली। अब तो उसका जो है देहांत हो गया, 2016 के अंदर मर चुके हैं। T16 नाम था, वैसे उसका क्या नाम था? T16, और वैसे मछली। तो देखो रणथंभौर में पाए जाने वाले पहले जीव पढ़ लेते, काला गरुड़, लाल सिर वाले तोते, बाघ, मगरमच्छ आदि। अब देखो मछली के बारे में क्या जानना है। T16 इसका नाम था। इसके उपनाम देखो, रणथंभौर क्वीन, रणथंभौर की रानी, लेडी ऑफ द लेक, क्योंकि झीलों के तालाबों के पास ज्यादा घूमती थी। इसके अलावा क्रोकोडाइल किलर, क्योंकि एक बार जो है 14 फीट के मगरमच्छ का शिकार करते हुए इसे देखा गया, शिकार किया इसने, इसलिए क्रोकोडाइल किलर के नाम से जाना गया। और कैमरा क्वीन, क्योंकि कैमरे पर्यटक वगैरह देख के पोज देती थी बढ़िया। ठीक है, उनपे हमला नहीं करती, पोज देती थी, इसलिए कैमरा क्वीन आदि नामों से इसे जाना गया। और ये मतलब है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वगैरह खूब सारे मिले इसे, जो इंसानों को नहीं मिले वो इसको मिल चुके हैं। और
मतलब न्यूज के अंदर ज्यादा रहती थी। कैमरा क्वीन है भाई, रहती थी ये। तो ये ध्यान आप लोगों को रखना है, जो यहां पे पाई जाती थी मछली। ठीक है, लो अब स्क्रीनशॉट लो। अब देखो बाघों से संबंधित, ठीक है, बाघों से संबंधित और चीज। अब राजस्थान में देखो बाघ कितने, पहले तो ये ध्यान रखना लेडी ऑफ द लेक ये वही है मछली। ये कौन सी है? मछली T16, T16, ठीक है, लेडी ऑफ द लेक। 2013 मछली के नाम से डाक टिकट भी जारी हुआ है। ठीक है, डाक टिकट भी जारी हुआ, दैनिक भास्कर की पोस्ट है ये। ठीक, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा चुका है। क्रोकोडाइल किलर के नाम से जानते थे। और मौत के बाद 70 जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया इसे, गार्ड ऑफ ऑनर दिया 70 जवानों ने जब इसकी मृत्यु हो गई उसके बाद। अब बात करें वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है। जब राष्ट्रीय बाघ दिवस था तब एक आंकड़ा सामने आया था कि वर्तमान में, ये 2023 का आंकड़ा था, ये 2023 का आंकड़ा था कि वर्तमान में 115 बाघ है राजस्थान में, लेकिन अब संख्या बढ़ गई है। ये अभी का आंकड़ा है, वर्तमान में जो है 134 बाघ राजस्थान में देखने को मिलते हैं, जिसमें यदि सरिस्का में आप देखोगे तो 40 बाघ है, रणथंभौर में 73 बाघ है, धौलपुर करौली के अंदर 10 बाघ है, रामगढ़ विस्तारी के अंदर 6 बाघ है, और मुकुंदरा में देखोगे तो एक और एक 2 है, वैसे 2 शावक है वैसे। तो कुल मिला के जो है आप लोगों के 134 बाघ है। ठीक है, कुल मिला के 134 बाघ अभी है राजस्थान के अंदर। वैसे तो ये नहीं पूछा जाता बाघों की संख्या, लेकिन अपन जब इतना पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़ लेते हैं। ये भी अभी हाल ही में एक कोई डेटा आया था अखबार के अंदर, तो मैंने सहेज के रखा था कि भैया अपनी क्लास आएगी तब बता देंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। अब जाते हैं अपन केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव अभयारण्य। सबसे पहली चीज की कहां है? भरतपुर में है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहां है? भरतपुर में। कल बताया था ना कि थे अगर भरतपुर रेलवे स्टेशन पे उतर जाओ थान ध्यान पड़ जाएगी पक्षियों रिलेटेड किन की है, मतलब कुछ ना कुछ तो है पक्षियों से रिलेटेड। बहुत सारी पेंटिंग देखने को मिलेगी पक्षियों की वगैरह, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो कहां है? भरतपुर में। उपनाम पक्षियों का स्वर्ग घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। ठीक है, पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों की प्रजनन स्थली आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा देखो अभ्यारण्य का दर्जा 1956 के अंदर और राष्ट्रीय उद्यान का 81, यानी कि आप जब रणथंभौर पढ़ते हो उससे 1 साल आगे इसमें चले जाना है दोनों के मामले में। ठीक है, तो 81 और इधर 56। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 1985 के अंदर। और रामसर नम भूमि स्थल जो होते हैं ना, उसका भी एक मैं जीजीडी फैक्ट दिलवा दूंगा आपको। ठीक है, रामसर नम भूमि स्थल होते हैं, उसका आप लोगों को इसमें 2 सन ध्यान रखना है, 1981 भी ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि कुछ पुस्तकों में 81 मिलेगा, कुछ में 1983 मिलेगा। कारण यह है कि 81 में प्रस्तावित यानी कि इसका नाम आ गया, और उसके बाद में 83 में पूर्ण रूप से इसको रामसर नम स्थल का दर्जा मिल गया। तो जैसा एग्जामिनर पूछे उसके हिसाब से करना है, ध्यान दोनों ही रखने हैं, और दोनों एक साथ नहीं पूछे जाते, ये भी ध्यान रहे। ठीक है, चलिए इसके अलावा पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली का संबंध रहा है। किसका? सलीम अली की कार्यस्थली रही है। ये तो वैसे साउथ के थे, अब हम जब पढ़ते थे जब किसी ने बता दिया कि सलीम अली का संबंध रहा था, तो सुनने में कैसे लगा पता है? मैं इसे 1 साल तक है ना, मैंने कहीं किताब में तो पढ़ा नहीं, उस समय इतनी किताबें नहीं थी, मैं इसे ऐसे याद रखता, सलीम अली का संबंध, सलीम अली का संबंध, सलीम अली का संबंध। ये सुनने का जो है फर्क रह जाता ना कई बार, वो ये होता। फिर बाद में कभी मेरे पढ़ने में आया ये फैक्ट, जब नई नई तैयारी स्टार्ट की थी उस समय ऐसे ही सलीम अली कहीं से फैक्ट मिला, याद कर लिया कि सलीम अली का संबंध रहा। फिर किसी ने कहा मतलब तो सलीम अली याद रखिए, फिर पढ़ा कि सलीम अली नहीं है, सलीम अली है। ठीक है, तो आप लोगों को भैया मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूं कि सलीम अली नहीं है, सलीम अली है। ठीक है, सलीम अली का संबंध जो है यहां से रहा है, जो पक्षी विशेषज्ञ है, पक्षी वैज्ञानिक कह सकते हो आप। ठीक है, चलिए इस अभ्यारण्य में क्या है देखने लायक? केवलादेव शिव मंदिर, और इन केवलादेव मंदिर के नाम से, केवलदेव शिव मंदिर के नाम से ही इसका नाम जो है केवलादेव अभ्यारण्य पड़ा है। ठीक है, अजान बांध से जो है इसके अंदर पानी आता है, गंभीर और बाणगंगा नदी के जरिए अजान बांध से पानी आता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक पाइथन पॉइंट यहाँ पे है जहां से अजगर बहुत स्पष्ट देखे जा सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है पाइथन पॉइंट। ठीक है,
अजगर जो है बहुत अच्छी तरीके से देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या क्या पाए जाते हैं, साइबेरियन सारस बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। साइबेरियन सारस वैसे क्या पता है, रशियन है, रशियन आते कहां से, रशिया से, ठीक है। और वहां से इनका आने का टाइम है लगभग अक्टूबर नवंबर में आते हैं, जब बहुत ज्यादा सर्दी वहां पड़ती है तो यहाँ आ जाते हैं कि यहाँ पे इनको बढ़िया घूमने आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके हिसाब से विंटर वेकेशन के लिए आते हैं और यहाँ से फिर चले जाते हैं फरवरी मार्च में, यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो विदेशी पक्षी है, फॉरेनर है, ठीक है। तो ये साइबेरियन सारस मुख्य आकर्षण है। यहाँ लाल गर्दन वाले तोते, व्हाइट ईगल, स्पेरो हॉक, बार हेडेड ग्रीज, सैनिक जांगिल और सिलेटी टिटरी। इसके अलावा मैं बताऊं, इसके अलावा फॉरेनर्स और भी आते हैं यहाँ, बहुत सारे विदेशी पक्षी और भी आते हैं, जिन इतनी प्रजातियां आते हैं कि किस किस का नाम याद रहे। तो ये मुख्य मुख्य है, वो ध्यान रखना है। अब देखो ये राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। इसीलिए मैंने आप लोगों को बाघ परियोजनाएं कल करवा दी थी कि बाघ परियोजना हम छोटी बड़ी आप लोगों को बता दी थी। यह राष्ट्रीय उद्यान में छोटा है और अजान बांध का पानी यहां आता है, ठीक है। अजान बांध का पानी यहां पे आता है। किशन सिंह ने, राजा किशन सिंह ने यहाँ पे बहुत सारी झीलों का भी निर्माण करवाया है। ये सारी चीजें कई सारी मैंने बोली है, पॉज कर करके आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एक आलसी टीचर से पढ़ोगे तो थोड़ा तो आपको लिखने की मेहनत पड़ेगी। मेरे मतलब लिखने का आलस है यहाँ, मैं किताबें बहुत मतलब लिखने के लिए बहुत, मैं रजिस्टर जितनी आप मेरी बुक देखोगे ना, मेरे पास कम से कम मैं ना 20-25 स्पाइरल रजिस्टर ऐसे मोटे मोटे भरे हुए पड़े मेरे खुद के लिखे हुए, उसमें बहुत लिखता हूं मैं, इसलिए लिख लिख के थक जाता हूं, बोर्ड पे लिखता हूं कम, ठीक है। मेरा कोई दिन ऐसा नहीं गया, जब से चैनल स्टार्ट किया उससे पहले से मैं तो लिखने का तो पहले का शौकीन हूं, कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने कुछ ना कुछ है लिखा नहीं है। और वही लिखा हुआ आप लोगों को देख लो, कईयों के नौकरी लग गई, बढ़िया सैलरी उठा रहे हैं, और वो भी कईयों के मतलब 8-10 हजार विद्यार्थी हैं जो टीचर वैकेंसी में लगे हैं, सैलरी उठा रहे हैं बढ़िया। और आने वाले समय आप भी उठाओगे, तब आप लोगों को ये चीज पता चलेगी। इसलिए जो मैं बोल के बताता हूं ना, उसे आप मेहरबानी करके आप लोग लिख लिया करें अपने नोट्स में, जितना लिखोगे उतना फायदा होगा, ठीक है। चलिए ये चीज नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ो भाई, मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य, ये आज की क्लास में जो बताया ना वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, इंपॉर्टेंट जो चीजें रहेगी वही क्लास में मैं शामिल करूंगा, ठीक है। अब मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य, ठीक है, 2003 में इसका नाम बदला, 2006 में इसका नाम बदला, और नाम बदलने का कारण जो है ज्यादातर जो है राजनीतिक होता है, सरकार बदली नाम बदला, ये चीज, ठीक है। अब देखो मुकुंदरा हिल्स, पहले इसका नाम दर्रा अभयारण्य था, मुकुंदरा दर्रा अभयारण्य, ठीक है। कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ भी आ जाता है, रावत भाटा क्योंकि क्षेत्र है ना वो कोटा के बहुत निकट है, इसलिए चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र आता है। कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अभयारण्य का दर्जा 1955 में, राष्ट्रीय उद्यान का 2012 में, और टाइगर रिजर्व का 2013 के अंदर। ये बहुत बढ़िया पैटर्न है याद करने का, मैंने इसीलिए ये इस तरीके से स्लाइड्स बनाई है कि आप लोगों को ये चीजें ऐसे ही याद करनी है। आप लोग याद करके देखो, ये चीजें याद होने के बाद आप लोगों को लगेगा हमने तो 95% चीजें याद कर ली, अब 5% जो रही ना बहुत टफ, जिनको याद करके आदमी जो है प्रेशर में ही जाता है और वो याद रहती भी नहीं है। इसलिए पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, ठीक है। 2003 में नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क किया, देखो कांग्रेस की सरकार आएगी तो राजीव गांधी नेशनल पार्क करेगी, बीजेपी की सरकार आएगी तो फिर वापस नाम चेंज होगा। तो वसुंधरा सरकार आई, 2006 में इसका नाम मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कर दिया गया। इस अभयारण्य में क्या क्या है, बारडोली शिव मंदिर रावत भाटा में जो स्थित है वो, ठीक है। रावटा महल, गागरोन का किला, अबलीमीणी का महल जो राजस्थान का दूसरा ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है वही ये है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और क्या क्या पाए जाते हैं, घड़ियाल, सारस, गागरोनी, तोते, बाघ आदि पाए जाते हैं। आदि मानव निर्मित शैल चित्र, जो गुफाओं में शैल चित्र होते हैं जैसे वहां पे, वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिले। और औदिया, औदिया क्या होता है, एक तरह से मचान कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, मचान। जो मचान होता है ना शिकार के लिए या निगरानी रखने के लिए, ज्यादातर जो है अब तो पशु गणना के अंदर निगरानी रखने के, वन्य जीवों की गणना होती है तो निगरानी रखने के लिए मचान बनाए जाते हैं, ऊंचे बांस और लकड़ी वगैरह से वहां पे चढ़ के फिर निगरानी की जाती। तो वो जो है औदिया यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। कालीचींद और आहू नदी यहाँ से निकलती है। अब गागरोन दुर्ग है तो आप लोगों को ये भी चीज पता ही होनी चाहिए। तो लीजिए भैया स्क्रीन शॉट। चलो
आज की क्लास हो गई पूरी, ये इसकी सूचना मैंने आप लोगों को दे दी है। और बाकी पशु परिचर के जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए ये है अभ्यास सीरीज। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, याद करते रहो और अच्छी तरीके से आगे बढ़ते रहो, नियमित रहो, ये ध्यान रखना। मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।